मंच में आसीन वरिष्ठ सम्मानीय अतिथिगण, सभी के प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स, प्रेसिडेंट सर, सेक्रेटरी मैडम, सभागृह में उपस्थित कलाकार, कला प्रेमियों को मेरा अभिनंदन, मेरा नमन। सबरी शब्द ही काफी है इस संस्था के बारे में समझने को। आज के प्रोग्राम में पहला आइटम जो था वो नृत्य। ये पूर्णतः समर्पण एक तपस्या के रूप में आपके सामने आया। कलाकार आसानी से नहीं बनते हैं। शिष्य गुरु की परंपरा, शिक्षा को सम्मान देना, बड़ों का आदर करना, भारत के सेना भी उसी दिशा में काम करती है। लक्ष्य अलग अलग हैं। अगर हम 1962 वॉर के बारे में बात करेंगे तो 303 एक गन होती थी, काफी फेमस गन थी, जिसको हम लोगों ने एनसीसी में इस्तेमाल किया था 1962 वॉर में। उसके बाद अगर हम अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन, कितना बड़ा परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन के साथ हम फौज के हर अफसर, सैनिक जुड़े रहते हैं। हर वक्त नई टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ वेपन, वॉर टेक्नोलॉजी से हम सीखते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, ताकि युद्ध के दौरान देश किसी भी रूप में क्षति ना प्राप्त करे और हम विजय प्राप्त करें। ये कलाकार की जो अभी हमने परिभाषा दी, वो हमारे फौज में भी वही समर्पण होता है। हमारे मित्र ने अभी सैनिक स्कूल की बात की। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलता हूँ। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। पहले उसको इलाहाबाद कहते थे। धन्य है हमारी नई व्यवस्था जिसने उसको उचित नाम दिया प्रयागराज। हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको जेल में भेज दिया गया था। स्टूडेंट लीडर थे वो और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काफी कार्यरत थे प्रयागराज के उसमें। एक गरम दल और नरम दल के नाम आप लोगों ने सुना होगा आजादी की लड़ाई के में। गरम दल में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी उसी रूप के थे, स्टूडेंट लीडर के रूप में। अंग्रेजों ने उनको प्रस्ताव रखा था कि आप होनहार हैं, आप आईसीएस की परीक्षा दीजिए, हम आपको आईसीएस अफसर बना देंगे। पिताजी ने उस प्रस्ताव पर प्रयाग करके प्रयागराज के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और आज़ादी के बाद फिर उन्होंने जो आजकल आईएएस अफसर हैं वो प्राप्त किया। इसी कड़ी में अगर हम दूसरी व्यवस्था को देते हैं, हमारी माता जी जबलपुर की हैं, मध्य प्रदेश में। उनके भाई आजाद हिंद फौज के सेनानी थे और बर्मा ऑपरेशन में उनका देहांत हुआ। सुभाष चंद्र बोस की फौज में बर्मा ऑपरेशन आपने सुना होगा। जापानीज के साथ हमारे इंडियन आजाद हिंद फौज ने साथ साथ युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। आजादी के बाद माता पिता के नाम से हमारे उज्जैन शहर में, क्योंकि पिताजी रिटायरमेंट के पहले उज्जैन शहर में सिंहस्थ मेला होता है, उसमें एक सीनियर आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो हमारे पिताजी एडमिनिस्ट्रेटर थे उज्जैन सिंहस्थ मेले में।
और उस सिंहस्थ मेले के बाद माताजी और पिताजी के नाम से उज्जैन शहर में 2 मार्ग का नामांकन किया गया है। अब हुआ ये कि उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस होती थी, प्रयागराज से लेके नागपुर तक वो सेंट्रल प्रोविंस का एरिया होता था। और 1962 वॉर के बाद कहा कि आपके परिवार से एक बच्चे को तो सैनिक स्कूल में आना पड़ेगा। मैं सबसे छोटा था तो मुझको वहाँ भेज दिया गया। पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं फौज में आऊँ, वो तो चाहते थे कि सिविल सर्विस में ज्वाइन करूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा सैनिक स्कूल में और वहाँ पे जब मैंने वर्दी देखी, आर्मी की वर्दी, लेफ्टिनेंट कर्नल आर नारंग हमारे प्रिंसिपल होते थे, उनकी आर्मी की यूनिफॉर्म, और सारे सैनिक स्कूल के स्टूडेंट को कैडेट्स कहते हैं। We were also wearing the uniform. So that attraction for uniform gradually shifted my desire to be a defense officer. Army was the attraction, gradually it turned out to be Air Force. And finally I became the Air Force fighter pilot. लंबी जर्नी है फौज की। अनुशासन, जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ये स्कूल से फिर बाद में एयरफोर्स में हमें विरासत में मिली है। जैसे कलाकारों की मैं बात करता हूँ, ये कलाकार जो है आग में तप के जैसे सोना चमकता है, वैसी कलाकार अपने प्रयास से, अपने लगन से सोने की तरह चमकते हैं और समाज में एक उदाहरण पेश करते हैं। उसी तरह मैं चाहूँगा कि देश का हर नागरिक जिस भी स्थिति में हो, चाहे वो जजेस हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट हैं, किसान हैं, हर देश का नागरिक अगर देशभक्ति को अपनाते हुए अपना काम करे पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, तो हमारे देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। मैं सभी संस्था के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया। अनुग्रहित, धन्यवाद।